सुनाओ वारी एनर्जीज लिमिटेड, अब देखिए 2971 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके से गिरावट आई है हम सब जानते हैं, ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट के अंदर ना जाने कितने सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक्स के अंदर भारी गिरावट आ चुकी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बट इस थीम में ये जो सोलर की थीम थी अचानक से फेल क्यों होने लगी, पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, वारी एनर्जीज का जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू मिल भी नहीं पा रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आगे ग्रोथ को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा यहां पर दिख रहा है मार्केट को कि ये सोलर स्टॉक जो है वो चल नहीं पाएंगे, कि काफ़ी हाई वैल्यूशन पे आ चुके हैं वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं रुकने का यहाँ पर ना जगह आ चुकी है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है रीज़न हम समझते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखिए चार्ट कुछ इस तरीके से है, चार्ट अपने हाई को तो क्रॉस करता है लेकिन टिक नहीं पाता है, वहाँ से टूटता है। न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि यूएस का ही दिक्कत जो है ना वो वारी एनर्जी के अंदर बना हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है। गिरावट जो रुकी है वो अच्छी जगह पर रुकी है 2800, लेकिन अगर ये 2800 चला गया तो नीचे आपके सपोर्ट है, लेकिन वो चार्ट तो पूरा तरीके से कोलैप्स हो रहा है ना, वो खराब हो रहा है। बात यहां पर ये आती है, चार्ट जो है वो तो खराब हो जाएगा ना। अगर ये 2800 टूटा, नीचे तो सपोर्ट है आपका 2500 है वगैरह वगैरह, मैं अभी आपको शो करता हूं, बट चार्ट खराब हो जाएगा। ये जो चैनल है इस चैनल को हमने जो है वो ब्रेक करते हुए देखा, यहां से सपोर्ट मिला इस चैनल में, मैं ऑलरेडी आपको बता कर गया था कि ये जगह है सपोर्ट वाली, लेकिन उस चैनल को हमने ब्रेक कर दिया। एंड आफ्टर न्यूज ये पता नहीं टैक्स वैक्स का क्या है यहां पर ना लोचा है उसकी वजह से भी, लेकिन है क्या है, अभी आपको जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी 2700 और 2620। ये हमारे सामने जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस रेंज को भी तोड़ रहे हैं फिर हमारे पास बच क्या रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है। फिर सीधे जो सपोर्ट है वो 2500 के अराउंड ही है, 2500 के अराउंड ही है, लेकिन ऐसे तो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। प्रॉब्लम में झांकने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, प्रॉब्लम कहाँ क्या है जो इस स्टॉक को चलने नहीं दे रही है वगैरह वगैरह। क्योंकि सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है वारी एनर्जी, ना एबीबी इंडिया ना सीमेंस, कोई भी नहीं है अभी इस टक्कर का। सीमेंस को हरा दिया है प्रॉफिटेबिलिटी में, सबसे बड़ी सेक्टर कंपनी थी। तो अब आप ये समझिए आरएसआई जो है वो 37.39 का हमें देखने को मिल रहा है। ओवरसोल्ड जोन में हम चल रहे हैं बॉस, हाई ओवरसोल्ड में नहीं चल रहे हैं बट ओवरसोल्ड जोन में हम चल रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओ इन्वेस्टर सेंटीमेंट। इन्वेस्टर सेंटीमेंट कैसा है, ठीक है, इन्वेस्टर यहां पर ना हर गिरावट में कहीं ना कहीं खरीदारी कर रहा है। मैटर क्या है, मैटर अगर आप देखें तो वो फाइनेंशियल से तो नहीं आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार ग्रो हो रहा है। आपका ऑलरेडी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 7 टाइम है, ऐसा नहीं है कि 20 टाइम पर आप घूम रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर आ रहा है वो आपको यहाँ पर ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। 7 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आ रहा है वो भी सब कुछ ठीक ठाक ही है जिस तरीके का होना चाहिए। अगर आप महंगे होते तो भाई समझ में भी आता, सस्ते हैं ऑलरेडी तब जाकर यहाँ पर ना ग्रोथ आ रही है तो फिर क्या ही दिक्कत है। रिजर्व बहुत सॉलिड हो गए हैं, सितंबर के हिसाब से देखिए 11,198 करोड़ का रिजर्व पहुंच गया है। बोरोइंग्स यहाँ पर ना डबल हुई है थोड़ी सी, 1199 से 2,941 करोड़ हुआ है। तो ये क्या डेट कोई बहुत बड़ा दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा तो इशू है नहीं है कि कोई बिग इशू बन गया हो भाई। प्रॉफिट का नंबर ही जो है वो अच्छा खासा है, डेट कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है, डेट बढ़ा है लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एफआईएस जो है वो लगातार यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाए 2.68 से सीधा 6.35%, ह्यूज पॉजिटिव। डीआईएस कुछ इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन डीआईएस का कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं है। रिटेल जो है वो उसकी होल्डिंग भी कम हो गई है। रिटेल की होल्डिंग कम होना मतलब समझ लो किसी ने आपका जो है शेयर खा लिया, ठीक है ना। रिटेल जब बढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देते हैं, रिटेल घटता है तो उसको तवज्जो देते हैं। ह्यूज पॉजिटिव सारी चीज़ें हैं, बट उसके बाद भी हम जो है वो जो हाईएस्ट कंपनी होना चाहिए इस सेक्टर की वो नहीं बन पाए। 85,701 करोड़ का मार्केट कैप है एंड प्राइस टू वैल्यू 7.46 टाइम, पी रेशो 31.75। ये हमारे सामने नंबर्स है, ये हमारे सामने नंबर्स है। इसका एक ही रीजन है कि ये क्यों नहीं दिक्कतें क्यों आ रही हैं, राइजिंग कंपटीशन, ठीक है ना। राइजिंग कंपटीशन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं आईपीओ पर आईपीओ आ रहे हैं सोलर कंपनी के,
अब आप इससे समझ सकते हैं इतना कंपनियां आ रही हैं सोलर के अंदर कि पूछो मत। मतलब अगर आप देखिए चाइना से माल मंगाकर भी अगर आप यहां पर ना बेच रहे हैं तो वो भी कंपनी बनी जा रही है, वाइट लेवलिंग कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप बात समझो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, राइजिंग कंपटीशन, मार्जिन्स जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके जो है वो छूट रहे, मार्केट शेयर कहीं ना कहीं टूट सकता है, क्योंकि इतनी कंपनियां अगर आएंगी तो जाहिर सी बात है उतना ही मार्जिन यहां पर ना आपका खराब होगा, ठीक है ना। मोनोपोली थोड़ी है इस सेक्टर में वारी एनर्जीज की, कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है, ये एक कहीं ना कहीं रियल इशू देखने को मिल रहा है, राइजिंग कंपटीशन। राइजिंग कंपटीशन, हालांकि जो बाकी कंपनी आ रही है अगर उनके प्रोडक्ट फेल हो जा रहे हैं और वो मार्केट से हट रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज राइजिंग कंपटीशन जो है ना इस सेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ा इशू है, उसमें मार्जिन आपको कोलैप्स हो सकता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी थोड़ा सा कम हो सकता है, आपके फाइनेंशियल पर भी बात आ सकती है, ये इस वजह से। अदरवाइज अगर आप देखें ये सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और इस तरीके से फाइनेंशियल इंडिकेटर हमको देखने मिले कतई यहां पर ना सही बात नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे 3250 पर आपके मूविंग एवरेज है, जो कि आपका रेजिस्टेंस का लेवल भी मान के चलिए, जब हम इन मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देंगे तब जाकर आप कहिएगा कि हाँ भाई कुछ बात बनी। अब काफ़ी टाइम बाद हमने 200 डेमा जो कि रेड लाइन आपको देखने को मिल रही है उसको हमने क्रॉस किया है, 3-4 दिन तक तो उसके नीचे रहे, एकदम से हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन क्या वो हमको बेनिफिट देगी? ऑलरेडी 3011 रुपए जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, ऊपर भी रेजिस्टेंस है जो कि ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो ये अभी ना बना हुआ है, लेकिन स्टॉक इतना सस्ता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो कोई खराब बात नहीं है, तो कोई खराब बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट ये एक ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, सोलर पैनल जो है वो बनाने के लिए कंपनियां उतारू हैं कि कहीं ना कहीं कुछ यहाँ से गेन कर लें, कुछ यहाँ से गेन कर लें, तो वो राइजिंग कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं इस सेक्टर की कंपनियों पर भारी पड़ रहा है, वही भारी पड़ रहा है। अदरवाइज जब ये स्टार्ट हुआ था तो कंपनियां जो है वो चली थी, लेकिन प्रॉब्लम यही राइजिंग कंपटीशन ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यही एक रियल इशू बना हुआ है। अदरवाइज कंपनी का अगर आप देखें तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर ये 17 टाइम होता, इसका गिरना आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये टूट सकता है। 7 टाइम पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है, आप सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, फिर उसके बाद आपको क्या ही देखना है, आपको रियल वैल्यू तो वो तो मिल भी नहीं है। रियल वैल्यू अगर आपके होता तो ये मार्केट कैप लमसम 1,30,000 1,40,000 के अराउंड होना चाहिए, जो कि आपको 85,000 देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बड़ा अंतर है ना। लमसम अगर आप देखेंगे 40,000 करोड़ आप जोड़ देंगे तो यहाँ पर लमसम 55, यानी कि आपका 50% आपका अपसाइड होना चाहिए था इस स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक अभी करंट भाव से 50% और ऊपर होना चाहिए था, जो कि आपको नहीं देखने को मिल रहा। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। कंपनी खराब नहीं है, बट वक्त काफी खराब चल रहा है सोलर कंपनियों का, और अभी ओवर यहां पर ना आपका लैंडिंग कर दी गई थी सोलर या कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी में, तो एनबीएफसी को रोका भी गया है। अभी न्यूज आई थी कि आपने बहुत ज्यादा यहां पर ना लैंडिंग कर दी है, अब इसको रोकिए। तो कहीं ना कुछ इश्यूज बने हुए हैं, उसकी वजह से कंपनियों में ज़्यादा यहाँ पर ना उनके स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, बात यहाँ पर ये आ जाती है। सो लेट्स सी, कंपनी तो अच्छी A1 कंपनी के अंदर ही आती है, और सबसे बड़ी सेक्टर की कंपनी कैपिटल गुड के अंदर देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी आ जाती है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर, लेकिन अभी उसका वो जो एक रियल एनर्जी है इस स्टॉक के अंदर आ नहीं पा रही है, आ नहीं पा रही। नाम में एनर्जीज है लेकिन वो एनर्जी उभर कर नहीं आ रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मास्टर। तो अब लीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।